गाइस, दिस इज ग्रीष्मा चौरसिया और चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 7 में अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट में मैंने आपको थोड़ा सा डिफाइन किया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि यदि किसी बेंच में 3 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, यदि कोई एक और 3 ही बैठ सकते हैं उस बेंच में, यदि एक चौथा बच्चा आता है और यदि उसको फोर्थ स्टूडेंट को उस बेंच पर बैठना है तो एक स्टूडेंट को उठना पड़ेगा। तो एक स्टूडेंट वहां से उठेगा और दूसरा स्टूडेंट जो नया वाला आया है वो उस जगह पर जाकर बैठेगा। इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। देखिए, यदि क्या होता है कि यदि एक दुबला पतला सा स्टूडेंट आता है और वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर बैठना है, तो वो जो 3 स्टूडेंट है वो तो एग्री नहीं होंगे। लेकिन यदि कोई ऐसा स्टूडेंट आता है जो बहुत ही एकदम रेसलर टाइप का है और वो बोलता है कि नहीं, यहाँ से उठो, मुझे बैठना है, तो फिर एक स्टूडेंट को उठना पड़ेगा और वो वहां जाकर फिर बैठ जाएगा। तो बस ऐसी ही कुछ है ये डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन जो है वो ऐसी ही है। द केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड में से एक एलिमेंट जब दूसरा एलिमेंट का प्लेस ले लेगा तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यदि मैंने लिखा ये AC, ये रिएक्ट हुआ B के साथ, और इसमें ये जो B है ये इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो इस C को यहाँ से डिस्प्लेस कर सके। तो न्यू जो कंपाउंड बनेगा ACAB, और ये इसने किसको डिस्प्लेस कर दिया? इस C को। यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, पहले ये AC थे, यहाँ पर कोई एक नया एलिमेंट आया, उसने क्या किया, ये जो एक वीक स्टूडेंट था इसको उसने यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। ये जो हमने एक मोटे से बच्चे की बात की है और एक पतले से बच्चे की बात की है, ये क्या है? देखिए, यदि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि हाईली रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होंगी वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देगी। अब हमें कैसे पता कि कौन सी मेटल हाईली रिएक्टिव है, कौन सी मेटल लेस रिएक्टिव है? तो उसके लिए एक सीरीज दी हुई है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्टिविटी सीरीज, या 10th में तो बस इतना लिखा हुआ रहता है, रिएक्टिविटी सीरीज। आपको पता होना चाहिए ना कि कौन हाईली रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है। अब फिर ये पता नहीं होगा तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन किसको डिस्प्लेस कर पा रहा है? तो इसके लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक के थ्रू हम इसको लर्न करते हैं, और लर्न तो करना ही पड़ेगा इसको। देखिए, जैसे लिथियम, पोटेशियम, बेरी, कच्चा सोडा मांगे आलू, जिंक, आयरन, और छोटा लिखना पड़ेगा, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, स्टेनस, Pb, हाइड्रोजन के बाद होगा कॉपर, आयरन, मरकरी, Ag, Au, Pp। यदि नहीं दिख रहा हो तो मैं नीचे वाला यहाँ पर लिख, ये इसके नीचे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसकी पोयम क्या है, इसको तो हम क्या बोलेंगे? लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम को क्या बोला हमने? कच्चा। बेरी को क्या बोला? बैरी, कच्चा सोडा मांगे आलू, एल्यूमिनियम को आलू। लिथियम, पोटेशियम, बेरी, कच्चा सोडा मांगे आलू। फिर इन 3 को तो आप साथ में याद कर लेंगे, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, स्टेनस, पीबी। जिंक, आयरन, कोबाल्ट, इसको आप बार बार बोलिएगा, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, स्टेनस, पीबी। जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, स्टेनस, पीबी। लिथियम, पोटेशियम, बेरी, कच्चा सोडा मांगे आलू, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, स्टेनस, पीबी। इसके बाद हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के बाद कैसे लर्न करना है मैं आपको बताती हूँ। हाइड्रोजन, ये जो है ना, ये वैल्यूज जो निकाली हुई है, ये वैल्यूज एक्सपेरिमेंटली निकाली हुई है, और ये किसी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल है। आगे वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि मेटल जो होती है ना वो बहुत अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट होती है।
तो रिड्यूसिंग एजेंट कैसे होती है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। वहां पर मैं बताऊंगी रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ये बहुत अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट होती है। जितनी हाईली रिएक्टिव मेटल होगी उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज्यादा नेगेटिव होगा। आपको ये सब नहीं याद करना है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि यहाँ से यहाँ जब हम नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, यहाँ पर कम हो रही है। जैसे लिथियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम बेरियम की है, उससे कम मैग्नीशियम की है, फिर उससे कम जिंक की है। ऐसे रिएक्टिविटी यहाँ पर मेटल की क्या हो रही है, कम। और आपको ये सीक्वेंस अभी लर्न करना है, बस आपको इतना करना है कि ये सीरीज को लर्न करना है और ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ पर क्या हो रही है, रिएक्टिविटी कम हो रही है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है, आप जिसको रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसकी डेफिनेशन है द increasing order of reactivity of matter, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं the rearrangement of reactivity of metal is called electrochemical series। तो ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगी। अब हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, उसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया, सपोज जैसे मैंने Zn लिया, इसकी रिएक्शन मैंने कॉपर सल्फेट से कर दी, तो क्या ये इसको डिस्प्लेस करेगी, बताइए। देखिए ये जो मेटल है, इस मेटल ने इतना हाईली रिएक्टिव होना चाहिए कि वो इस मेटल को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दे। एक मेटल को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि इसमें एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रही है, तो वो जो मेटल डिस्प्लेस करना चाहती है उसको इतना रिएक्टिव होना चाहिए कि वो दूसरी मेटल को उसके कंपाउंड में से, ये सिंगल नहीं, उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दे। तो Zn यदि हाईली रिएक्टिव होगी कॉपर से, तो उसको उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगी। अब हम इस सीरीज में देखते हैं क्या Zn जो है, यहाँ से यहाँ रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डाउन में, ऐसा डाउन एरो बनाती है, यहाँ से यहाँ रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यहाँ से यहाँ रिएक्टिविटी। तो आप ये बताइए कि Zn यहाँ पर है और कॉपर यहाँ पर है, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, ज्यादा रिएक्टिव Zn हो गया। मतलब Zn जो है वो कॉपर सल्फेट को इसके सॉल्यूशन में से, मतलब जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट को इसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर सकती है, कंपाउंड है, सॉल्ट है, इसमें से वो डिस्प्लेस कर सकती है। तो जब इसको डिस्प्लेस कर देगी, तो मैंने अभी जो इक्वेशन लिखी थी कि AC प्लस B ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, AB प्लस C बनेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, Zn4 और ये इसको, ये खुद यहाँ पर आ जाएगा और इसको बाहर कर देगा, तो ये हो गया कॉपर। ठीक है, ये हो गया पतला वाला स्टूडेंट, ये मोटे वाले स्टूडेंट ने पतले वाले स्टूडेंट को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ऐसे हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करके देखते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है, इसको तो पहचानते होंगे आप, ये क्या है, ये कॉपर सल्फेट है, ब्लू विट्रॉल बोलते हैं इसको, बताया था। ये कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, इसका नाम ब्लू विट्रॉल भी होता है। इसको आपने लिया, एक बीकर में लिया इसको आपने, यहाँ पर ये हो गया आपका किसका सॉल्यूशन, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, ब्लू कलर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट, CuSO4। आप इसमें आपने क्या किया कि एक आपने वायर के थ्रू आपने यहाँ पर एक आयरन नील होता है ना, सभी के घर में होता है, देखा ही हुआ, आयरन नील को इसमें डिप कर दिया। ठीक है, और इस बीकर को ऐसे ही छोड़ दिया। थोड़े टाइम बाद आप क्या देखेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है, पहले तो ये पूरा अच्छे से ब्लू था, डार्क ब्लू कलर का था। ठीक है, मतलब जैसे स्काई डार्क ब्लू कलर होता है ना, वैसे कलर का था। फिर क्या हुआ कि आपने देखा थोड़ी देर बाद ये सॉल्यूशन जो है वो ऐसा फेड हो गया, ब्लू कलर नहीं रहा उसका, फेड हो गया वो। और ये जो आयरन है, ये आयरन का जो नेल था, आपने उसको जितना भी साइज कर लिए थे, उससे वो और थिन हो गया, वो थोड़ा सा डिसॉल्व हो गया, वो घुल गया उसी में। ठीक है, तो यहाँ पर ये आयरन नेल अभी इतना बचा, और ये आपका वायर हो गया, ये आपका आयरन नेल हो गया, और यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है अभी ये कैसा दिखने लगा, फ्लैट दिखने लगा। क्यों फ्लैट दिखने लगा, मैं आपको बताता हूँ। आयरन का कलर सभी को पता है, आयरन का कलर क्या होता है। अब ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, रिएक्शन यहाँ पर क्या हुई, रिएक्शन यहाँ पर ये हुई कि आपने Fe लिया, आयरन लिया ना, मतलब Fe लिया आयरन, और यहाँ पर क्या हो गया, CuSO4 को लिया आपने। अब यहाँ पर रिएक्शन तो हुई है, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है। क्यों, क्योंकि कलर चेंज हो गया, तुमको समझ में आ रहा है कि दोनों रिएक्ट किए।
इसका मतलब ये है कि आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए कॉपर से, तभी तो उसने उसके सॉल्ट में से, कॉपर का सॉल्ट है ना, कॉपर सल्फेट इसका सॉल्ट है, कॉपर मेटल का सॉल्ट है, तभी तो इस आयरन ने इसको इसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर दिया। तो देखिए ये हो गया आपका आयरन। यहाँ पर मैंने दो दो बार आयरन क्यों लिखा है मैं आपको बताऊं। ये वाला जो आयरन है ना वो Fe2+ है, मैंने दो आयरन पढ़ाए आपको, और ये वाला जो आयरन है ये Fe3+ है। तो जब भी यदि Fe लिखा हुआ है तो आपको यही लेना। यदि आप यहाँ पर Fe इस वाले Fe को नहीं भी पढ़ते हैं तो भी चल जाएगा, ठीक है, आपके सिलेबस में अभी यहाँ पर ये Fe पढ़ेंगे तो भी चलेगा। तो ये जो Fe है ये ज्यादा रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से, तो इसने इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अब इसने क्या बनाया, इसने बनाया यहाँ पर FeSO4 और इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये Fe तो उसमें डिसॉल्व हो गया इसके सॉल्यूशन में FeSO4 बनके, इसीलिए तो वो सॉल्यूशन देखिए, यदि ब्लू और ब्राउन थोड़ा सा मिक्स हो जाए तो कैसा कलर दिखेगा ना, वैसा इस फेड कलर इस सॉल्यूशन का आपको दिखने लगेगा। और ये कॉपर जो है वो यहाँ पर आपको ऐसे नीचे जमा हुआ मिल जाएगा, कलेक्ट हुआ कॉपर यहाँ पर आपको ब्राउन कलर का मिल जाएगा। ये एक एक्टिविटी थी। इसके अलावा हम डिस्प्लेसमेंट के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं और आप बताइएगा क्या वो रिएक्शन पॉसिबल है या वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर Zn लिखा और यहाँ पर मैंने H2SO4 को लिख दिया, बताइए क्या ये रिएक्शन परफॉर्म होगी। दूसरा एग्जांपल, मैंने यहाँ पर Zn लिया और सपोज जैसे मैंने यहाँ कॉपर लिया और यहाँ पर ZnSO4 ले लिया। अब बताइए क्या ये एक्टिविटी परफॉर्म होगी। मैंने AgNO3 लिया और यहाँ पर कॉपर लिया। अब बताइए क्या ये एक्टिविटी परफॉर्म होगी, मतलब रिएक्शन कंप्लीट होगी। मैंने KCl लिया और इसकी रिएक्शन मैंने Br2 से करवाया, बताइए क्या ये रिएक्शन परफॉर्म होगी। फर्स्ट वाली रिएक्शन में देखिए जिंक डिस्प्लेस करना चाहती है किसको, इस हाइड्रोजन को वो डिस्प्लेस करना चाहती है। कॉपर किसको डिस्प्लेस करना चाहता है, दूसरी रिएक्शन में जिंक को डिस्प्लेस करना चाहता है। और थर्ड रिएक्शन में ये जो कॉपर है ये इस Ag को डिस्प्लेस करना चाहता है। क्या पॉसिबल है, यहाँ तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा। देखिए ये जो Zn है ये ज्यादा रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से, ये Zn इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन गैस को, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस रिमूव हो जाएगी। ये वाली इक्वेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दूसरी रिएक्शन में क्या होगा, ये कॉपर नीचे ये लेस रिएक्टिव है और ये चाह रही है कि ये मेटल इसको इसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर दे, तो ऐसा नहीं होगा, तो ये रिएक्शन तो परफॉर्म नहीं होगी। AgNO3 कॉपर, देखिए ये सिल्वर है, सिल्वर का सॉल्ट है, ये कॉपर चाहता है कि इस लेस रिएक्टिव मेटल को इसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर दे। ये हाईली रिएक्टिव है, इसको तो होना ही चाहिए, हाईली रिएक्टिव चाहता है कि इस लेस रिएक्टिव को इसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर दे, तो ऐसे भी लेस रिएक्टिव है, ये हाई रिएक्टिव है, ठीक है, वही मोटा वाला लड़का, तो ये इसको इसमें से डिस्प्लेस कर देगा। तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पर Ag अलग हो जाएगा, इसको डिस्प्लेस कर दिया और खुद क्या बना लेगा, CuNO3 टेकन ट्वाइस। इसका नेम क्या है, देखिए इसका नेम जिंक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक सल्फेट बना, हाइड्रोजन गैस रिमूव, ठीक है। कॉपर रिएक्ट विथ जिंक सल्फेट, नो रिएक्शन परफॉर्म। सिल्वर नाइट्रेट, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट ATU रिएक्ट विथ कॉपर टू फॉर्म सिल्वर एंड कॉपर नाइट्रेट, इसको आप क्या बोलेंगे, कॉपर नाइट्रेट या क्यूप्रिक नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रेट यहाँ पर बना। अब ये वाली रिएक्शन है KCl Br2, मैंने इक्वेशन बैलेंस नहीं लिखी है, आप बैलेंस कर लीजिएगा। KCl प्लस Br2 रिएक्ट, तो ये ब्रोमीन जो होती है ना, देखिए ये यहाँ पर यदि मैंने किसको लिया, Br2 को लिया, तो ये Br जो है ये लेस रिएक्टिव है Cl से, तो वो ये इसको डिस्प्लेस नहीं करेगी। लेकिन यदि आपने एक रिएक्शन में KBr का सॉल्यूशन लिया, पोटेशियम ब्रोमाइड, इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन लिया और इसमें आपने क्लोरीन गैस को पास कराई, तो ये हाईली रिएक्टिव होती है, ठीक है। ये रिएक्टिविटी जो है ना सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन की होती है, सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, ऐसे इनकी रिएक्टिविटी होती है। तो ये क्लोरीन जो है इस ब्रोमीन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगी और ये क्या परफॉर्म करेगी, यहाँ पर ये परफॉर्म करेगी KCl प्लस यहाँ पर क्या, कौन सी गैस लिबरेट हो जाएगी, ब्रोमीन गैस लिबरेट हो जाएगी। देखिए आपने पास किसको करवाया, आपने क्लोरीन गैस को पास कराया और लिबरेट क्या हुई, ब्रोमीन गैस लिबरेट हुई। अमेजिंग रिएक्शन,
ठीक है, ये रिएक्शन इनके कुछ एग्जांपल्स। इसके बाद एक दो एग्जांपल ऑफ इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के और दिखते हैं। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम है और ये कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो क्या बताइए, क्या मैग्नीशियम इस कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर पाएगा? ये मैग्नीशियम इस कॉपर को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर पाएगा? देखिए मैग्नीशियम बहुत ऊपर है, हाईली रिएक्टिव है, और इसको किसको, इतने नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस करना, इजीली डिस्प्लेस कर पाएगा और क्या बना लेगा, MgSO4 बनाएगा और यहाँ से वो किसको डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पर देखिए ये लेड है, इसको कॉपर को डिस्प्लेस करना है, तो क्या ये कॉपर को, बिल्कुल कॉपर तो, ये लेड तो ऊपर आता है, देखिए मैंने अभी आपको लर्न करवाया, लेड ऊपर है और ये कॉपर नीचे है, तो ये इसको इसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनाएगा, PP, यहाँ पर ये क्या बनाएगा, PPCl2, और क्या डिस्प्लेस हो जाएगा, कॉपर यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। मैंने आपको आयन इसलिए सिखाया है क्योंकि आप क्या कर सके, आप रिएक्शन को परफॉर्म खुद से कर सके। अब यहाँ पर देखिए ये वाला एग्जांपल तो मैंने आपको बता दिया है, इसकी एक्टिविटी हम परफॉर्म करके देखते हैं। हमने सिल्वर एक बीकर लिया और इस बीकर में, मैं यहाँ पर बनाती हूँ, थोड़ा बड़ा बनाती हूँ, एक बीकर लिया और इस बीकर में हमने यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया। अब इस सॉल्यूशन में हमने क्या किया कि कॉपर का एक वायर डाला, हमने इस सॉल्यूशन में किसका एक वायर डाल दिया, ये किसका वायर है, Cu का वायर है, और ये क्या है यहाँ पर, AgNO3। तो आप बताइए कि यदि ये हाईली रिएक्टिव होगा, और है ये, देखिए कॉपर ऊपर आता है और जो Ag है वो तो नीचे आ रहा है, तो ये इसको इसकी सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देगा, ये रिएक्शन होगी, और कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड ये बनेगा कि कॉपर नाइट्रेट के साथ यहाँ पर कौन सा कंपाउंड बना लेगा, यहाँ पर बनाएगा CuNO3 टेकन ट्वाइस बनाएगा, और प्लस यहाँ पर से क्या डिस्प्लेस हो जाएगी, Ag डिस्प्लेस हो जाएगी। तो सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है, इस पर जब आप कॉपर का वायर डालते हैं तो कॉपर का वायर डालने पर आपको यहाँ पर Ag किस फॉर्म में दिखती है, PPT के फॉर्म में दिखती है। पहले ये सॉल्यूशन जो था वो कैसा सॉल्यूशन था, क्लियर सॉल्यूशन था। उसके बाद फिर क्या होता है कि आपको बाद में यहाँ पर क्या मिल जाती है, Ag मिल जाती है, और ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा दिखने लगता है, पहले तो क्लियर सॉल्यूशन था, उसके बाद जैसे ही ये क्यूप्रिक नाइट्रेट बनता है, Cu प्लस एंड Cu2 प्लस, दो आयंस बताया ना आपको, तो जैसे ये क्यूप्रिक नाइट्रेट बनता है तो ब्लूइश दिखने लगता है सॉल्यूशन, ब्लूइश दिखने लगता है। पहले ये क्लियर वाटर जैसा क्लियर सॉल्यूशन था सिल्वर नाइट्रेट का, जब ये कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा और CuNO3 बनेगा तो ये ब्लू दिखने, ऐसा मत समझना कि जो CuSO4 होता है ये भी ब्लू होता है, CuNO3 होता है ये भी ब्लू होता है, इसके सारे सॉल्ट ब्लू कलर के होते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो बस ये दोनों हैं जो ब्लू कलर के हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि कॉपर के सारे ही कंपाउंड होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये यहाँ पर तो हमने ये एक्टिविटी भी परफॉर्म कर ली। अब यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो था वो यहाँ पर होता है समाप्त। अब हम पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें बहुत थोड़ा डिफरेंस है। डिस्प्लेसमेंट होता है लेकिन जो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए कि मेटल जो है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है उसमें एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करती है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि आप दो सॉल्ट लेते हैं, मैं फिर से बोल रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक मेटल दूसरी मेटल को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस करती है, एक डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि दोनों सॉल्ट ही होंगे और उनका म्यूचुअल एक्सचेंज होगा आयंस का, तो उसको आप क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे होता है ना, इस बेंच पे दो बच्चे बैठे हैं और इस बेंच पे दो बच्चे बैठे हैं, है ना, अब टीचर ने इसकी फ्रेंड को यहाँ बिठा दिया, इसकी फ्रेंड को यहाँ बिठा दिया, तो वो बाद में क्या करेंगे, जैसे ही ब्रेक होता है तो वो इधर आ जाती है, वो इधर आ जाती है ना, तो यही क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट का हम एक एग्जांपल देखते हैं, नीचे लिखे हुए हैं, मैं पहले कुछ दूसरा एग्जांपल बता दी। देखिए BaCl2, इसको क्या पढ़ेंगे जल्दी बताइए, ये बेरियम है, आयंस लर्न करवाया ना, तो ये Ba2+ होगा, ये ऐसे फॉर्म हुआ होगा Ba2+ और Cl माइनस, तो इसका इसके फूड में, इसका इसके फूड में, तो ये क्या बन जाएगा BaCl2। तो ये तो क्या था, बेरियम, और ये क्या था, क्लोराइड, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, बेरियम क्लोराइड। अब इस बेरियम क्लोराइड को आपको रिएक्ट करवाना है सोडियम सल्फेट के साथ। सोडियम सल्फेट कैसे लिखेंगे, पहले आप सोडियम लिखेंगे,
करेंगे, ठीक है। देखिए ऐसे लिखा करो, यदि मैंने सोडियम सल्फेट बोला ना तो आप कैसे लिखिए, पहले आप Na लिखिए, Na पर प्लस चार्ज होता है, ए लिख दिया आपने, और आपको पता है सल्फेट ये 2 माइनस आयन, सोडियम सल्फेट बोला आपने, दोनों आयन लिखिए। अब इसके बाद इसका चार्ज आप इसके नीचे लिखिए और इसका चार्ज आप इसके नीचे लिखिए, आप खुद ही फॉर्मूला बना लीजिए। अब फॉर्मूला क्या बन गया, Na2SO4, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अभी अभी आप पढ़ना शुरू किए, इक्वेशन तो अभी 10th से ही आती है, तो नहीं बनता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी कोई वर्ड फॉर्म में आपको कुछ बोला जाता है तो पहले उसके आयन लिख लीजिए, फिर उसको बना लीजिए, उस कंपाउंड को, इजीली बन जाएगा। अब ये जो Na2SO4 है, इसको आप क्या पढ़ेंगे, सोडियम सल्फेट, Na2SO4, इसको रिएक्ट करवाया आपने। ये जो होता है क्लियर सॉल्यूशन होता है, क्लियर सॉल्यूशन वाटर जैसा होता है, ये वाटर जैसा, इसका BaCl2 का आपने सॉल्यूशन ले लिया, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको आपने वाटर में डिसॉल्व कराया, तो जैसे सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कराएंगे तो कैसे क्लियर सॉल्यूशन बनता है ना, वैसे इसका क्लियर सॉल्यूशन बन गया यहाँ पर। ये क्या है आपका, BaCl2 है, ठीक है। एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लिया, इस दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने किसको लिया, Na2SO4 को लिया, ये भी क्लियर है। आप जैसे ही आपने इस टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, यहाँ इस टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, मतलब दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया, तो दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, आपको एक पीपीटी मिलेगा, मतलब कि अभी तो एक क्लियर सॉल्यूशन था, क्लियर सॉल्यूशन देखिए ना, शुगर को डिसॉल्व कर दो क्लियर दिखता है, और क्या कर्ड क्लियर दिखता है, नहीं। जैसे इन दोनों को मिक्स करोगे तो कर्ड लाइक स्टेट बनेगी, जिसमें जिसको मैंने बताया था आपको, मैंने बताया था जिसको क्या बोलते हैं, पीपीटी भी बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया, अभी पीपीटी, प्रेसिपिटेशन बन गया, किस कलर का, व्हाइट कलर का, जैसे कर्ड दिखता है ना वैसे ये दिखने लगा। तो ये क्यों दिखने लगा, क्या हुआ होगा, देखो ये जो Ba है, इसने मैं अभी इसको क्लियर कर दूं, देखिए इसने 2 आयन बनाया, जैसे ही आप इसके और इसको सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो क्या होता है, देखिए पहले तो ये सॉलिड फॉर्म में था, समझिए पहले ये सॉलिड फॉर्म में था, इसको आपने वाटर में डिसॉल्व करवाया, तो जैसे ये वाटर के अंदर जाता है ना तो ये तुरंत अपने आयन दे देता है वाटर में, ठीक है। तो इसने अपने आयन दिया Ba2+ और ये Cl- आयन, एक्वस सॉल्यूशन में इसने अपने आयन में ब्रेक हो गया, ठीक है। अब ये वाला जो था Na2SO4 था, ये इसने भी क्या किया है, जैसे ही इसको आपने वाटर, ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे ही आपने इसको वाटर के फॉर्म में डिसॉल्व करवाया तो तुरंत इसने भी अपने ये 2 आयन दे दिया, ठीक है। अब जब आप इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर ये चारों आयन है। अब बताइए यदि इनको रिएक्ट करना है तो क्या ये प्लस वाले के साथ करेगा, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा, और यदि ये इस वाले नेगेटिव के साथ कर लेगा तो कोई नया कंपाउंड ही नहीं बनेगा, जबकि इनको रिएक्शन करनी है, ये रिएक्टेबल है, ये चारों भी आयन रिएक्टेबल है। तो ये वाला Ba2+ क्या करता है, इसके माइनस आयन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, यदि ये 2+2+ है तब तो आप इसको नहीं लिखेंगे ना, सेम चार्ज को नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, BaSO4 बन जाएगा। और यही जो BaSO4 बनता है ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, तो जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं ना, थिक स्टेट में होते हैं और वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, उनको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। मैंने पहले समझाया आपको प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो ये BaSO4 बन गया। अब इसके बाद इसका माइनस इसके प्लस के साथ रिएक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, NaCl बनेगा। ये सारी भी रिएक्शन आप खुद से करके देखिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप खुद से करके देखिएगा, नहीं तो मैं तो एक्सप्लेन कर ही रही हूँ। फिर आप देख, तो इसमें ये पूरा एक सॉल्ट, ये पूरे एक सॉल्ट के साथ म्यूचुअल एक्सचेंज करेगा, एक्सचेंज ऑफ एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स। एक्सचेंज किसका होगा, या तो एटम्स का ही होगा आपस में एक्सचेंज, या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम्स का, जैसे ग्रुप्स ऑफ एटम्स इसको बोला है, ठीक है, इसको बोला है ग्रुप्स ऑफ एटम्स को। तो ये रिएक्ट करेंगे बिल्कुल सारी रिएक्शन होगी। तो ये बताइए कि AgNO3 यदि NaCl के साथ रिएक्ट होगा तो वो क्या फॉर्म करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। कभी यदि आपको ऐसे रिएक्शन लिखी हुई देगी एग्जाम में तो आपको कुछ नहीं करना है, इसीलिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको आयंस करवाए थे, क्योंकि मुझे पता था कि आप कितनी रिएक्शन लर्न करेंगे कि ये इसके साथ रिएक्ट होगा तो ये फॉर्म करेगा। क्या सारी बुक की रिएक्शन आप लर्न कर सकते हैं, नहीं, है ना, लेकिन आप आयन लर्न कर सकते हैं। तो अब ये AgNO3 बना है, ये NaCl बना है यहाँ पर, तो ये तो Ag+ के फॉर्म में होता है और NO3 माइनस के फॉर्म में होता है। अब दूसरे आयंस क्या है, ये Na किस फॉर्म में होगा, Na+ के फॉर्म में, और ये Cl- के फॉर्म में। अब इनको रिएक्ट करना है,
तो इसका प्लस इसके नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, AgCl बनाएगा। और यदि इसका नेगेटिव इसके प्लस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NaNO3 बनाएगा। तो अब यहाँ पर क्या बन गया, AgCl का प्रेसिपिटेट बन गया। यहाँ पर किसका प्रेसिपिटेट बनेगा, AgCl का। यहाँ पर किसका बना था, BaSO4 का यहाँ पर प्रेसिपिटेट बना था। BaCl2 रिएक्ट विद H2SO4, बताइए क्या बनेगा, यहाँ पर खुद ही बता सकते हैं हम। Ba की वैलेंसी होती है 2+ चार्ज होता है और Cl पर माइनस होता है, H पर प्लस होता है, SO4 पर 2 माइनस होता है। इसका प्लस इसी के माइनस के साथ रिएक्ट करेगा क्या, नहीं, इसके माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये क्या बनाएगा, BaSO4। तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन किसका बनेगा, यदि ये दोनों क्लियर सॉल्यूशन के होते हैं तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट हो जाएगा ये BaSO4 और इसके साथ ही क्या बनेगा, HCl गैस बन जाएगी यहाँ पर। और ये कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद H2SO4 तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा Cu2S फॉर्म करेगा और इसके साथ यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको सल्फ्यूरिक एसिड, इसको क्या पढ़ेंगे आप, हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड मैंने कहा था कि जितने भी जैसे H2 माइनस है, O2 माइनस है, तो इनके लास्ट में क्या था, आईडी ही आता। ये क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये क्या बनेगा, क्यूप्रिक सल्फाइड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा पार्ट 8, उस पार्ट 8 में हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को। पार्ट मुझे याद नहीं है 7th है या 8th है, आई थिंक 8th ही, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा, इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।